तो रात को बस पकड़ के हम लोग पहुंच गए हैं। चाहिए व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं। मॉर्निंग का सनराइज का बहुत अच्छा बाय। दिल्ली से शुरू हुआ हमारा ये साउथ इंडिया का सफर पहले हमें लेकर आया मदुरई की गलियों में और मीनाक्षी अम्मा टेम्पल तक। फिर हम पहुंचे रामेश्वरम, जहां समुद्र और आस्था का एक अलग ही संगम देखने को मिला। और फिर ये सफर पहुंचा धनुषकोडी, जहां पर जमीन खत्म होती है और सामने सिर्फ समुद्र दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, हमारे इस सफर का एक आखिरी पड़ाव अभी बाकी था और वो था कन्याकुमारी, भारत का वो खूबसूरत कोना जहां 3 समुद्र आपस में मिलते हैं। तो चलिए इस सफर के आखिरी अध्याय को भी साथ साथ जीते हैं। रामेश्वरम से हमने ओवरनाइट एक स्लीपर बस ली, जिसने सुबह 5:30 बजे हमें कन्याकुमारी पहुंचा दिया। और यहाँ आते ही सबसे पहली चीज जो मुझे फील हुई वो है समुद्र की मौजूदगी, हवा में नमी और सड़कों पर बहुत सारे टूरिस्टों की चहल पहल। सुबह का समय था, लगभग 5:30 के आसपास जब हम बस से उतरे थे। हमारे साथ साथ आप यकीन नहीं मानोगे, हजारों लोग थे जो कन्याकुमारी पहुंचे हुए थे। तो सुबह का नजारा देख के मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट हैं। मैंने देखा कि सब लोग सीधे चले जा रहे हैं। हम लोग को जाना था होटल, जहां से हमको फ्रेश होके वापस साइट सीइंग के लिए आना था। लेकिन इतनी सारी भीड़ एक ही दिशा में जा रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले इसको फॉलो किया जाए। तो जब हमने भीड़ को फॉलो किया तो हमने देखा कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं सनराइज का। कहा जाता है कि कन्याकुमारी का जो सनराइज है वो बहुत ही शानदार होता है। यहाँ से आप सूरज को समुद्र से निकलते हुए देख सकते हैं, मतलब ऐसा विजुअलाइजेशन देख सकते हैं। तो हम भी भीड़ का हिस्सा बने और हमने इंतजार किया सूरज के उदय होने का। देखते देखते भीड़ बहुत बढ़ गई और काफी सारे लोग यहाँ पर थे जो सब लोग सनराइज देखने आए हुए थे। तो हमने सोचा कि होटल बाद में जाते हैं, पहले सनराइज एंजॉय करते हैं। यहाँ हर तरफ आपको समुद्र ही दिखाई देगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित है और इसे भारत की मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। सुबह सनराइज का सीन घर पे किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज का सूरज यहाँ जरूर देखेंगे भाई। भीड़ देख लो, और फेरी के लिए जो लाइन है ना, उसका तो मतलब मत पूछो। आज की टिकट शायद कल सुबह फेरी का नंबर आ जाए, बट डोंट नो, क्रेजी। और सबसे खास बात ये है, यहाँ आपको एक ही जगह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम का अनुभव मिलता है। तो थोड़ी देर इंतजार करते हैं सूर्योदय का, और सनराइज हो रहा है। और ये कितना सुंदर नजारा है। यहाँ पर आप सुबह आके जल्दी बैठोगे तो आगे की तरफ आप बैठ सकते हो या आगे की तरफ खड़े हो सकते हो। लेट आओगे तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट इस समय जो ये नजारा है ना, इसका मैं आपको नहीं बता सकता। काफी मेमोराइजिंग है और वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मतलब कन्याकुमारी आने का मेरा और सनराइज यहाँ पर देखने का। तो इसको थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम लोग होटल चलेंगे और फिर हम अपना डे प्लान करेंगे। रात को बस पकड़ के हम लोग पहुंच गए हैं कन्याकुमारी। इससे पहले हम थे रामेश्वरम में, जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा। तो रात को हमने बस पकड़ी और सीधा पहुंच गए कन्याकुमारी। कपड़े भी चेंज नहीं किए क्योंकि सनराइज़ का वेट कर रहे थे और हम लोगों को आना था सनराइज़ पॉइंट पे। तो हम डायरेक्टली बस से उतर के सीधा यहीं आ गए। जो फेमस सनराइज़ पॉइंट है ना, अभी हमने सनराइज़ भी देखा बट थोड़ा क्लाउडी वेदर था, तो वो ओशियन से ऐसे वाला जो इफ़ेक्ट है वो तो नहीं दिखा। लेकिन सनराइज़ थोड़ा जब हो गया था तब हमको सूरज दिखा। और यहाँ पर इतनी भीड़ है, टू मच क्राउड। मतलब सभी लोग सनराइज़ देखने आए हैं। होटल्स आर फुल, बट लकीली हमने पहले ही कर लिया था क्योंकि ज़्यादा दूर के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी यहाँ पर एक वॉक बना हुआ है, एक पाथवे बना हुआ है, उस पर वॉक करके आगे जाते हैं तो वहाँ पे संगम दिखेगा आपको। पे 3 ओशियंस का संगम है और बड़ा अच्छा लग रहा है। उस साइड अगर मैं दिखाऊं तो वहाँ पे बीच है, मतलब फैमिली के साथ अगर आप आते हो तो फैमिली काफ़ी इन्जॉय करने वाली है इसको।
और ये दिखाता हूँ मेरे पास। ये देखो वो वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे लोग फैमिली के साथ नीचे उतरे हुए हैं बीच पे। फाइनली वी आर रीचिंग द मेन पॉइंट जहाँ पर सब मिल रहे हैं, संगम है। सो एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ इंडियन ओशन है, फिर एक तरफ अरेबियन सी है। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं और वहाँ से हम आए हैं इतनी दूर से। मस्त हवा चल रही है। प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा है। हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर बैठे हैं, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और समुद्र की लहरों की एकदम मस्त मस्त आवाज़ आ रही है। और चारों तरफ देख सकते हो एकदम ऊंची ऊंची लहरें, जैसा मैंने दिखाया वो सनराइज पॉइंट। और जहाँ तक भी नज़र आती है ओशन, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, सबका संगम यहाँ पर है। और सब तीनों मिलके यहाँ पर एक साफ सुंदर नज़ारा देते हैं। समुद्र की लहरें, मतलब वर्थ लगता है कि यहाँ पे आना सुबह सुबह। वैसे तो सनराइज़ के लिए काफ़ी लोग आए थे और सनराइज़ हुए काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों ने नोटिस देखी होगी। अब हम यहाँ पहुँचे हैं तो मैंने कहा कि एक बार पूरा विजिट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं होटल, क्योंकि फेरी के लिए तो अभी बहुत लाइन लगानी पड़ेगी जैसा मैंने बताया। चलिए कनेक्ट करते हैं आपसे। किसी भी जगह को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी गलियों में थोड़ा घूमना, और कन्याकुमारी की गलियां भी अपने आप में काफी दिलचस्प हैं। और यहाँ पर ट्रैवल की बात हो और खाने की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन फूड मिलेगा जहाँ पर सनराइज पॉइंट है, और बहुत सारे अदर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। तो यकीन मानिए सुबह सुबह अगर आप ये वाला ब्रेकफास्ट करते हो ना तो आपको अलग ही मजा आने वाला है। तो ये हमने लिया है मसाला डोसा और इधर ली है इडली वड़ा, चटनी है, सांभर ये है, अपना डालो और खाओ। डोसा का स्वाद बड़ा ज़बरदस्त है यार। एक मैंने खाया और एक और लिया है अभी, तो बहुत ही लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, जैसे सुबह सुबह खा लिया तो बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा लाइट। एक और लेने वाले, प्लेट खाली। अभी बन रहे हमारे 2 डोसा। हाँ लाओ, प्लेन डोसा। पहले मैंने मसाला लिया था, अब की बार प्लेन लिया है।
सेम डे हम लोग नहा धो के अपने होटल से ऑनलाइन टिकट बुक करके निकल चुके हैं कन्याकुमारी की सबसे आइकॉनिक जगह विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको बोट का टिकट लेना पड़ता है और समुद्र के बीच से ही जाना पड़ता है, इसका और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रॉक मेमोरियल पे आप जितना भी समय बिताएं वैसे आधे घंटे में आपका पूरा टूर हो जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको जिस बोट में ट्रैवल करना है उस बोट को पकड़ने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा। वो तो अच्छी बात ये रही कि हमने ऑनलाइन एक्सप्रेस टिकट निकाली थी जिससे कि हमें जो टाइम है वो 1 घंटा लगा, वरना जो नॉर्मल टिकट लेके आ रहे थे या काउंटर से टिकट ले रहे थे 100 रुपए वाली, उन लोगों को तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा लग रहा था एक बोट को पकड़ने के लिए। मतलब आपको विवेकानंद मेमोरियल पहुंचने के लिए 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। और दोस्तों सिर्फ बोट की ये छोटी सी जर्नी ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। चारों तरफ समुद्र और बीच में आप बोट में ट्रैवल कर रहे हो। छोटी सी जर्नी है, 10 से 15 मिनट लगते हैं। चारों तरफ पानी है, तेज हवाएं चल रही हैं और दूर दिखाई देती कन्याकुमारी की कोस्ट लाइन। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती है वैसे वैसे महसूस होता है कि हम मेनलैंड से दूर जा रहे हैं और एक बेहद खास जगह की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरकार हम पहुंच गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल। मान्यता ये है कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर ध्यान किया था। आज ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रखती है। लेकिन सच कहूँ, इतिहास और कहानी अपनी जगह है। यहाँ खड़े होके चारों तरफ फैले समुद्र को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती को शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल होता है, बस कुछ देर शांत खड़े होकर उसे महसूस करना पड़ता है। थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ आने का मतलब ऐसा है कि वर्थ है, मतलब आ सकते हो और उस जगह के महत्व को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर तप किया। और ऊपर अभी हम होके आए मेमोरियल में, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की एक बड़ी सी स्टैचू है और उस पर लिखा हुआ है कि 1892 में वो यहाँ पर आए थे। और इस स्थान का जो महत्व है वो इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद अलग अलग जगहों का भ्रमण कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि ये वाला जो टापू है कि मेडिटेशन के लिए बहुत ही सही है, तो वो वहां से तैर के आए थे। अभी तो यहाँ पर फेरी सर्विसेज हैं तो लोग उन्हीं के थ्रू आते हैं, लेकिन वो तैर के आए थे और फिर उन्होंने 1892 में 3 दिन यहाँ पर तप किया था, 24, 25 और 26 दिसंबर। और ये वही समय है जिस समय हम यहाँ आए, तो काफी अच्छा लग रहा है। और यहीं साथ में एक मेडिटेशन हॉल भी है, तो मेडिटेशन हॉल में आप मेडिटेशन कर सकते हो। वहाँ पर हल्का सा साउंड चल रहा है और ओम का साउंड है। वहाँ पर मोबाइल वगैरह कहीं भी अलाउ नहीं है, ना तो ऊपर वाले मंडप में ना ही इस मेडिटेशन हॉल में। तो आप क्या कर सकते हो, आप बाहर आके वीडियो बना सकते हो जैसा कि हमने किया। एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगी वो ये लगी कि अच्छा है, सब कुछ ठीक है, 10 मिनट का सफर करना है आपको, सिर्फ 10 मिनट का इस फेरी में आपको सफर करना है। और उस 10 मिनट के सफर के लिए पहले आप टिकट लोगे। नॉर्मल टिकट 100 रुपीज की अलग से स्पेशल टिकट है और आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। तो तीनों की वहां से लाइनें अलग है, लेकिन जब आप फेरी के पास आते हो तो तीनों मर्ज हो जाती है। बस आपको क्यू में, लॉन्ग क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और अब सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे लग रहा है वही लग रहा है कि यहाँ से जाने का।
जाते वक्त कोई स्पेशल लाइन नहीं है, सब सिमिलर है। आपने 100 की टिकट लिया, आपने 300 लिया, आपने ऑनलाइन लिया, सब सेम है। और वो वाली क्यों इतनी लंबी है, मतलब आई थिंक ये 1 से 2 के ऊपर लंबी है और चारों तरफ फैली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप फेस्टिवल और हॉलीडे टाइम पे, मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप उस समय पे इसको अवॉइड करो यहाँ पे आना। ये जब आप आओगे तो आपको कुछ अलग फील होगा, क्योंकि हाइट से आप काफी ऊपर हो, तो सामने आपको पूरा ओशियन दिखेगा। तो यहाँ पर जो पानी है वो आपको बिल्कुल नीला दिखाई देगा और बहुत ही ठंडी हवा है, तो काफी तेज है, आपको लग रही होगी साउंड में भी। तो थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद वापस से क्यू में लगना है, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए कोई स्पेशल लाइन नहीं है। चलिए थोड़ी देर इस व्यू को एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। जाने की, अरे जाने की महाराज, सब मिक्स हो गए ना अब। ये जो रॉक है, इसके उस साइड से, अपोजिट साइड से, वहां से हमें फेरी मिलेगी जहां से हम आए थे। तो लाइन बहुत लंबी है, मतलब आई डोंट नो कि कितना टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा ही लगने वाला है आई गेस। लेकिन अभी हम सामने जा रहे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास समुद्र के बीच में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। विवेकानंद मेमोरियल से ही कनेक्टेड अब यहाँ पर एक ग्लास ब्रिज बनाया गया है, जिस पे आप चल सकते हैं, बाकायदा वो चालू है। तो यहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये देख सकते हो। यहाँ पर अभी लगने वाला है ग्लास, और वहाँ पर लग चुका है। तो ये सारे एरिया में ग्लास लग चुका है। तो एक्चुअली में पूरा ग्लास ब्रिज है, और कुछ पोर्शन में लग गया है, कुछ पोर्शन में अभी काम चालू है। तो अभी हम जा रहे हैं श्री वल्लूर जी की स्टैचू के पास, और ये पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखो पूरा बना नहीं है, बट काम चल रहा है, लेकिन पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया गया है। तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर से भी आपको व्यू दिखाएंगे। बाकी नीचे से तो आपने देखा कैसा व्यू है ग्लास ब्रिज से आने के बाद। अब हम जाएंगे ऊपर। तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, एंड यू नीड टू वॉच योर हेड। Now, finally, we have arrived. एक फोटो लेने के लिए 200 रुपये लगेंगे। ऋषि तिरुवल्लुवर प्राचीन दक्षिण भारत के महान तमिल कवि और दार्शनिक थे। उन्हें दक्षिण भारत का कबीर भी कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना तिरुकुरल है, जिसमें नीति, धर्म, प्रेम और आचरण पर 1330 छोटे श्लोक या दोहे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर उनकी 133 फीट ऊंची भव्य पत्थर की जो एक मूर्ति स्थापित है। अब रॉक मेमोरियल और ऋषि तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है, दोनों को आपस में एक ग्लास ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया है। ग्लास ब्रिज पे चलना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है, और वहां से खड़े होकर आपको जो नजारा दिखता है वो काफी मनमोहक है। भीड़ तो आप देख ही रहे हो कितनी ज्यादा भीड़ है पब्लिक हॉलीडे पे, जैसे कि मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी हम स्टैचू के साइड में ही है, लेकिन यहाँ से स्टैचू को कवर करना है इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हाइट बहुत ही ज़्यादा है। तो हम वहीं जाएंगे और वहीं पॉइंट से आपको फिर पूरा स्टैचू उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए फेरी लेके यहाँ से निकलते हैं। लाइन काफी लंबी है। उसके बाद हम जाएंगे कन्याकुमारी टेम्पल, वहां पर आपको ज्वाइन करते हैं।
51 शक्ति पीठों में से एक कन्याकुमारी के बारे में पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि एक बार बाणासुर ने घोर तपस्या की और शिव को उसने अपनी तपस्या के बल पे प्रसन्न कर लिया और उन्होंने शिवजी से कहा कि मुझे अमृत का वरदान चाहिए। शिवजी ने कहा कि कन्याकुमारी के अतिरिक्त तुम सर्वत्र अजेय रहोगे। अब जब उसको वरदान मिला तो बाणासुर ने त्रिलोक में घोर उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। अब सभी देवी देवता, सभी मानव देवी देवता उसके आतंक से त्रस्त हो गए। पीड़ित देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और उन्होंने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। यज्ञ कुंड की अग्नि से भगवती दुर्गा अपने एक अंश कन्या के रूप में प्रकट हुई। देवी ने प्रकट होने के बाद शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र के तट पर तपस्या की। बाणासुर ने देवी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी और वो देवी के पास जाकर उनसे विवाह करने का हठ करने लगा। वहां देवी से उनका भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर मारा गया और कन्याकुमारी वही तीर्थ है। मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर विवाहित पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि देवी के कुंवारी रूप की जो ऊर्जा है और स्वरूप से जुड़ी जो विशेष मान्यताएं हैं, इस वजह से वहां पर शादीशुदा पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। अगर आप एक धार्मिक यात्रा पर हैं तो इस मंदिर को अपनी आइटनरी में जरूर शामिल कर सकते हैं। कन्याकुमारी अगर आप आए हैं तो सनसेट और सनराइज तो हमने देख लिया, अब सनसेट भी आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर काफी अमेजिंग है। कन्याकुमारी आने का सबसे मैजिकल जो मोमेंट है वो शायद यही है, समुद्र के किनारे बैठकर सूरज को धीरे धीरे हॉरिजॉन के पीछे जाते देखना और आसमान का रंग बदलते हुए देखना। ये एक्सपीरियंस कैमरे में जितना ब्यूटीफुल लगता है, असल जिंदगी में उससे भी ज्यादा खूबसूरत और मनमोहक दिखता है। और शायद यही वजह है कि लोग कन्याकुमारी को सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए आते हैं। अगर आप कन्याकुमारी घूमने का प्लान बना रहे हो तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपको सनराइज देखना है तो सुबह जल्दी निकलें और सनसेट के लिए भी जल्दी ही पहुंचे ताकि आपको वहां जगह मिल जाए। और अगर आप पूरा कन्याकुमारी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 2 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा। और दोस्तों, शायद अब इस सफर का सबसे इमोशनल हिस्सा आ गया है। दिल्ली से शुरू हुआ हमारा ये सफर मदुरई से होते हुए रामेश्वरम पहुंचा, फिर धनुषकोडी की उस वीरान जमीन तक गया और आखिर में लेकर आया कन्याकुमारी। 4 जगह, हजारों किलोमीटर और न जाने कितनी यादें। इस सफर में हमने सिर्फ जगह नहीं देखी, अलग अलग संस्कृतियां देखी, लोगों से मिले, नए स्वाद चखे, समुद्र को अलग अलग रूपों में देखा और सबसे ज्यादा जरूरी, हमने कुछ ऐसे मोमेंट कलेक्ट किए जो शायद जिंदगी भर याद रहेंगे। तो वो कहते हैं ना, हर सफर का एक आखिरी पड़ाव होता है, लेकिन असल में हर आखिरी पड़ाव किसी न किसी नए सफर की शुरुआत भी होता है। कन्याकुमारी टाउन की जो शाम है वो भी काफी आपको रंगीन लगने वाली है। अगर आप ऐसे ही शाम को मार्केट में वॉक करने निकल जाएंगे तो भी आपको काफी अच्छा लगने वाला है। अगर आपको हमारे साथ दिल्ली से कन्याकुमारी तक का ये पूरा सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं इस पूरे सफर में आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह पसंद आई। मैं मिलता हूं आपको एक नए सफर में, एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए घूमते रहिए, फिरते रहिए और जुड़े रहिए घूमना फिरना प्राइवेट लिमिटेड के साथ।